Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के पर्सपेक्टिव से हैं। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे एक कोर्ट के द्वारा यूएस के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको हस मनी पेमेंट केस के रिगार्डिंग में कन्विक्ट है वो किया गया था। अब आप देखिए कि कन्विक्शन का जो सेंटेंस है उसको अनाउंस किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरीके का जो पनिशमेंट है वो नहीं दिया गया है कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको हस मनी है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा अदर पर्सन को जो मनी है वो पे किया गया है कि उस अदर पर्सन के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है उसको नहीं मेड किया जाए और अपना जो साइलेंस है उसको कंटिन्यूस वे के अंदर कैरी किया जाए। तो बेसिकली आप देखिए कि जो हस मनी है वो इनके द्वारा पे किया गया था। यूएस के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे जिनके द्वारा कन्विक्ट है वो किया गया केस के अंदर में, और प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी इनके द्वारा सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हस मनी जो पेमेंट केस है उसके रिगार्डिंग में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 4 ईयर के रिगार्डिंग में ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और आप देखिए कि इंडिया के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन है वो मोर देन 2 ईयर या 2 ईयर का जो पनिशमेंट है उनको किसी केस के अंदर किया गया कोर्ट के द्वारा, तो उस समय उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रोसेस है या उनका जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे जो राइट है पॉलिटिकल इलेक्शन कंटेस्ट करने का उसके रिगार्डिंग में जो बार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, 2013 के समय कोर्ट के द्वारा लिली थॉमस केस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया था कि इंडियन पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइजेशन है वो करना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्रिमिनल पर्सनस हैं उनका इन्फ्लुएंस आपको पॉलिटिकल कल्चर के अंदर में या पावर प्रोसेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लिली थॉमस केस है उसके अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया। ये जो केस है वो आपको ज़रूर से याद होना चाहिए। यूपीएससी के आपके जीएस पेपर सेकंड के जो आंसर्स हैं उनके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है उसको कैसे डिक्रिमिनलाइज किया जाए, गवर्नमेंट के क्या ऐसे इफ़र्ट्स हैं जिससे कि क्रिमिनल पर्सनस का पॉलिटिक्स के अंदर जो एंट्री है उसको बार किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, क्या हमारे यहाँ पे किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, उनको कुछ समय के लिए बार किया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग में, क्या उस प्रोसेस को रिमूवल है वो भी किया जा सकता है, क्या उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 के अंदर में मेंशन है कि आप देखिए कि ये जो बार है इलेक्शन कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिड्यूस है वो भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन है वो वहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट को जो इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 361 है उसके अंदर में जो प्रेसिडेंट हैं जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं उनको प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया गया। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस आर्टिकल के अंडर में जो प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है उसको आप देखिए कि चैलेंज भी किया गया था रिसेंटली 2024 के समय। एक पेटिशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया, क्या यहाँ पे जो गवर्नर को जो इम्यूनिटी दिया गया है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन के थ्रू इस इम्यूनिटी को, इस प्रोटेक्शन को चैलेंज है वो भी किया गया था। स्टूडेंट्स, किस तरीके से जो इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया जाता है आर्टिकल 361 के अंडर में, तो आप देखिए कि उनका जो अरेस्ट है वो नहीं किया जाएगा जब वो पोस्ट के ऊपर हैं, उनका अरेस्ट को नहीं कैरी आउट किया जा सकता। इसके अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा जो ड्यूटीज़ को जब परफॉर्म किया गया जब वो उस पोस्ट के ऊपर में हैं, तो जो भी एक्शंस उनके द्वारा लिए गए हैं उनके अगेंस्ट में जो क्वेश्चन है या उसके रिगार्डिंग में वो आंसरेबल नहीं है किसी भी एक कोर्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें ये जो कम्प्लीटली जो प्रोसेस है एब्सोल्यूट जो इम्यूनिटी यहाँ पे ग्रांट करता है, इसके अलावा आप देखिए कि जो प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है इस प्रोसेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ से ऐड किया गया है। आप देखिए कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक बिलीफ है वो हुआ करता है जिसको कि विक्टोरियन बिलीफ के नाम से जाना करते हैं। विक्टोरियन बिलीफ बेसिकली क्या है, विक्टोरियन बिलीफ आप देखिए कि वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया हैं, उस बिलीफ का जो बेसिक पर्पज़ यही है कि किंग जो है वो कभी भी कोई रॉन्ग डिसीजन है वो नहीं कर सकता। किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला जो फिलोसफी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
आप देखिए कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जो यहाँ पे आर्टिकल 361 का जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं है, उनको अरेस्ट है वो नहीं किया जा सकता जब वो उस पोस्ट के ऊपर में है, तो उसको भी आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट केसेज के अंदर में इसको आप देखिए कि डिफरेंट वे के अंदर चैलेंज भी किया गया है, इसको डिफरेंट वे के अंदर कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट है वो भी किया गया। फर्स्ट आपको गवर्नर के रिगार्डिंग में एक केस है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हम रामेश्वर केस के नाम से जाना करते हैं। जो रामेश्वर प्रसाद केस है, रामेश्वर प्रसाद केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि आर्टिकल 361 के अंदर जो इम्यूनिटी है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है जो नॉर्मल सिविलियन पर्सन है उनके द्वारा। तो ये स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट में जो वॉइस है उसको रेज किया जा सकता है। आर्टिकल जो 14 है उसको आप देखिए कि वायलेट करता है। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का है उसके कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन के अंदर में आपको ये आर्टिकल 361 है वो भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक और केस है स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे राम नरेश नाम के पॉलिटिकल पर्सन। तो जो राम नरेश केस है उसके अंदर पुलिस अथॉरिटी हैं, जो पुलिस अथॉरिटी है उनको पावर दिया गया है कि एग्जामिन है वो किया जा सकता है किसी भी एक केस के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि उनका जो अरेस्ट है वो नहीं किया जाएगा, जो गवर्नर का जो पोस्ट के ऊपर हैं जिनको इम्यूनिटी यहाँ पे आर्टिकल 361 के अंडर में मिला है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में डिस्कस किया। यूएस के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो समय हुआ करता है वो आप देखिए कि 4 ईयर का जो टेन्योर आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ लिमिटेशन है कि 2 टाइम्स ही वहाँ पे जो इलेक्शन है या उस पोस्ट को सर्व कर सकते हैं जो पर्सन वहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर इस तरीके का किसी भी तरीके का जो लिमिटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, संभल का जो मॉस्क है उसके पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि स्टेटस जो क्यू है उसको मेंटेन किया गया है संभल मॉस्क के वहाँ पे एक वेल है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो कुआं है उसका ट्रेडिशनल यूज के रिगार्डिंग में बताया गया है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो स्टेटस क्यू है उसको मेंटेन किया गया। स्टूडेंट्स, एक तो आपको संबल का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर यूपीएससी के द्वारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछे गए थे। कुछ एरियाज को बता दिया गया और क्वेश्चन पूछ लिया गया मैच द कॉलम के अंदर में, क्या ये जो एरिया है वो बुंदेलखंड के एरिया के अंदर सिचुएटेड है, क्या ये भागेलखंड के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें संबल के पर्सपेक्टिव से, तो संबल जो है उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद नाम का डिस्ट्रिक्ट है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर सिचुएटेड है। और ये जो पार्ट है वो आपको रोहिलखंड का एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रोहिलखंड जो रीजन है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। संबल का जो मॉस्क है उसके कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट, जब बैटल ऑफ पानीपत के अंदर बाबर का विक्ट्री होता है तो उसी के मेमोरी के रूप से ये जो मॉस्क है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। उनके एक जनरल हैं वो हुआ करते थे मीर हिंदू बेग उनका नेम है, मीर हिंदू बेग उनका नेम है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा इस कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया गया था। एक डिस्प्यूट है वहाँ पे कि अर्लियर फेज के अंदर वहाँ पे जो रिलीजियस टेम्पल है वो हुआ करता था, अब आप देखिए कि वहाँ पे जो मॉस्क है उसको बनाया गया है। तो उसी के चैलेंज के पर्सपेक्टिव से कोर्ट के अंदर समय समय पे आपको जो पेटिशंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखिए कि जो ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनीज हैं उनको जीएसटी पे करने के रिगार्डिंग में एक जो ऑर्डर है उसको इश्यू किया गया था। उसी के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको स्टे है वो दिया गया है जीएसटी पेमेंट के रिगार्डिंग में। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीएसटी के रिगार्डिंग में जो स्टे किया गया इसके पर्सपेक्टिव से आपको जीएसटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसके अंदर कौन कौन से जो टैक्स हैं उनको आप देखिए कि सब्स्यूम किया गया है। क्या स्टूडेंट्स डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे सब्स्यूम किया गया जीएसटी के थ्रू में या इनडायरेक्ट टैक्स को। तो आपको जो जानकारी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को किया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, या 101 के थ्रू आता है या 102 के थ्रू। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। स्टूडेंट्स, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप देखिए आर्टिकल 279A है उसके थ्रू में
जीएसटी काउंसिल को भी क्रिएट किया गया, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। स्टेट्स का भी आप देखिए कि इसके अंदर स्टेक होल्डर है, शेयरिंग एरिया है, वो देखने के लिए मिलेगा डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से। 2/3 जो पावर है डिसीजन मेकिंग का वो स्टेट्स को ही दिया गया है, और 1/3 जो पावर है वो आपको सेंटर को देखने के लिए मिलेगा जीएसटी काउंसिल के अंदर में कोई भी डिसीजन के पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम डिस्कस करें ऑनलाइन जो गेमिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि स्टेट का जो डोमेन है, स्टेट लिस्ट के पर्सपेक्टिव से जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गेमिंग है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, उसके रिगार्डिंग में जो लॉ है उसको फ्रेम किया जा सकता है। काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा ऑनलाइन जो गेमिंग एरियाज हैं उनको रेगुलेट भी किया गया है। 1867 के समय का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, उसके थ्रू भी इनका जो रेगुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल है, उसको भी प्रपोज किया गया था कि ऑनलाइन जो गेमिंग का जो सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको रिसेंटली प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे प्राइवेट मेंबर जो बिल है उसको क्यों प्रपोज किया गया कि जो नंबर ऑफ परसेंटेज है, जो नंबर ऑफ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के अंदर में, ओवर द ईयर्स आप देखिए कि वो जो नंबर जो परसेंटेज है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इसी वजह से यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो लाया गया इसको रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से। और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा गेमिंग है, बैटिंग है और गैम्बलिंग है, उसके रिगार्डिंग में जो रेगुलेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है स्टेट लिस्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जो मैम हैं उनके द्वारा आप देखिए कि इनविटेशन के रिगार्डिंग में समहाउ कुछ चेंजेस किए गए हैं। स्टूडेंट्स जब भी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ करता है, आप देखिए कि रिपब्लिक डे हम किस डे का जो मेमोरी है उसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स 1929 के समय कांग्रेस का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ था लाहौर के वहाँ पे। और आप देखिए कि लाहौर सेशन के अंदर एक डिसीजन लिया गया था कि जो 26 जनवरी का जो डे है उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा। जब हमारा कंट्री आप देखिए कि इंडिपेंडेंस को अचीव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिए कि अडोप्ट किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस भी नहीं किया गया था 26 जनवरी से पहले, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के समय कॉन्स्टिट्यूशन का आपको अडोप्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 2 मंथ के लेटर फेज के अंदर 1950 के समय में कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है। और उसी पूर्ण स्वराज दिवस का जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये 2 मंथ का जो डिले है वो किया गया। रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को। प्रेसिडेंट मैम के द्वारा आप देखिए कि इनविटेशन कार्ड्स हैं वो सेंड किए जाते हैं जो भी पर्सनस उनके द्वारा इनवाइट करने होते हैं जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो नॉर्मल समय में हमारा जो यहाँ पे इनविटेशन जो कार्ड हुआ करता था प्रेसिडेंट हाउस के वहाँ पे, वो बेसिकली आप देखिए कि उसके अंदर हमारा जो एम्बलम है जो सारनाथ से हमने कैरी किया है, अशोक का जो आप देखिए कि लाइन कैपिटल है उसे, तो वो बेसिकली वहाँ पे प्रिंट हुआ करता था इनविटेशन कार्ड के अंदर में। अब प्रेसिडेंट मैम के द्वारा चेंज ये किया गया कि जो हमारे सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, स्पेशली जो 5 स्टेट्स हैं सदर्न इंडिया के, वहाँ का जो इम्पोर्टेंट कल्चरल थिंग्स हैं, जो वो आप देखिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट हमारे पीएम सर के द्वारा प्रमोट किया गया था कोविड-19 के समय में। इसके अलावा जो जीआई टैग हैं, जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हैं, उसके रिगार्डिंग में एक बॉक्स है उसको क्रिएट किया जाएगा और उसी के थ्रू जो इनविटेशन कार्ड्स हैं उनको यहाँ पे सेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट मैम के द्वारा रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग में। अब स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखिए कि यहाँ पे हम कुछ रफ करते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि हमारे जो 75 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के। तो इन 75 ईयर्स का जो जर्नी है और हमारा जो एंशियंट कल्चर है, तो आप देखिए कि हमारा जो एंशियंट लिंकेज है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, और इसके अलावा जो मॉडर्न 75 ईयर्स का जो जर्नी है उसका एक इंटरलिंकेज है, उसको सेटअप करने का कोशिश किया गया है। सदर्न इंडिया का जो कल्चर यहाँ पे अडोप्ट किया जाएगा इस इनविटेशन बॉक्स के रिगार्डिंग में। तो बॉक्स आपको बेसिकली जो बांस है, जो बम्बू है, उसका बना हुआ देखने के लिए मिलेगा। कालमकारी जो पेंटिंग है उसके ऊपर लगाया जाएगा। इक्कत है, पोचामपल्ली का जो एरिया है आप देखिए, जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का एरिया है वहाँ से वो बिलोंग किया करता है। तो उसका जो आप देखिए कि उसका जो आपको क्रिएचर है वो उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हैंडमेड जो सिल्क का जो प्रोसेस है जो कि कांचीपुरम के वहाँ पे है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो ट्रेडिशनल जो हमारे टॉयज हुआ करते हैं जो समय समय पे पीएम सर के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, उनको भी यहाँ पे यूज किया गया है इस इनविटेशन कार्ड के अंदर में। स्टूडेंट्स, तेलंगाना के वहाँ पे एक टॉयज का जो नेम है, जो आपने काफ़ी बार उसको रीड किया होगा, इत्ती कोपा का उसका नेम है। तो आप देखिए कि इत्ती कोपा का जो टॉयज हैं उनको भी यहाँ पे यूज किया गया है बॉक्स के अंदर में। हमने पोचामपल्ली के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। अब देखिए कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में जो लैंड का जो सेक्टर है, ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट या ज़मीन को सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पहुँचाया जाए, उसके रिगार्डिंग में विनोबा भावे के द्वारा एक मूवमेंट है वो चलाया गया था, जिसको कि हम भूदान मूवमेंट के नाम से जाना करते हैं। ये जो भूदान मूवमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से जब भी आप डिस्कस करोगे आपको ये मूवमेंट के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के पर्सपेक्टिव से जब भी आप डिस्कस करोगे, जब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो भूदान मूवमेंट है, ये पोचामपल्ली का जो एरिया है वहाँ से ही इसको स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे आपको बेसिकली जो इक्कत का जो कॉन्सेप्ट है, पोचामपल्ली जो कवर है, उसको यूज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से हैं। तमिलनाडु के आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2 न्यू लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस है वो किया जाएगा, 2 नए बिल हैं वो लाए जाएंगे। किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल क्राइम है उसको रोका जा सके, जिससे कि आप देखिए कि समहाउ सोसाइटी के अंदर ऑर्डर है उसको सेटअप किया जाए। न्यू वे के अंदर में न्यू डोमेन के थ्रू जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है उसके थ्रू भी आपको ये जो क्राइम्स हैं, जो थ्रेट्स हैं कि किसी भी एक पर्सन हैं या स्पेशली जो वुमेन्स हैं, उनका इमेज को आप देखिए कि मलिंगन करने का जो कोशिश है वो किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो 2 नए बिल हैं वो लाए जाएंगे यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उसके अंदर अगर अंडर 18 जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रोकने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा एक जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया था कि अंडर 18 जो चिल्ड्रंस है उसके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल आप देखिए कि उनके पास में कंटेंट है, चाहे उनके द्वारा डाउनलोड किया गया है या विदाउट इंटरनेट की बेसिस पे भी आप देखिए कि जो ट्रांसफ़र किया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में, तो उसका जो पनिशमेंट है वो अनाउंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको एक पनिशेबल ऑफेंस के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नर के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि गवर्नर के पर्सपेक्टिव से क्या है, एक रिसेंटली झारखंड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो गवर्नर का जो पोस्ट है उसके लिए आप देखिए कि उनको चूज किया गया था, अभी उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया गया और पॉलिटिकल पर्सन के पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर फिर से उनका एंट्री है वो हुआ है। हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे गवर्नर के रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो गवर्नर हुआ करते हैं किसी भी स्टेट के, जो आप देखिए कि गवर्नर हैं वो नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे उस स्टेट के। आप देखिए कि हेड ऑफ द स्टेट हैं और उसके नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भी हैं। गवर्नर के द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया जाता है, प्रेसिडेंट को अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो गवर्नर हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के रूप से उनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो उस समय में मास लेवल के ऊपर जो रेजिग्नेशंस हैं उनको भी करवाया जाता है, जैसे कि स्पेशली जो 1989 1991 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा गवर्नर के पर्सपेक्टिव से। सो स्टूडेंट्स, या अगर हम बात करें यहाँ पे क्या किसी एक पर्सन को 2 स्टेट्स का जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जा सकता है, तो आपको देखिए कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बताया गया है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी है, कि एक पर्सन को 1 स्टेट या 2 स्टेट्स का जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो गवर्नर के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम के पर्सपेक्टिव से है, आसाम के वहाँ पे आप देखिए कि जो इलीगल जो कोल माइनिंग का जो एक्टिविटी है, स्पेशली जो रेड होल माइनिंग है, रेड होल माइनिंग जो प्रोसेस है, रेड होल जो माइनिंग का प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 के समय में आप देखिए कि बैन है वो कर दिया गया था। एक तो इन्वायरमेंटल प्रोसेस के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे जो काफ़ी सारी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं कि साइंटिफिक ये माइनिंग का प्रोसेस नहीं है,
किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अपना जो खुद का आप देखिए कि सफिशिएंसी है, खुद का जो बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग में इन माइनिंग्स को कैरी आउट किया जाता है। स्पेशली मेघालय के वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स आसाम के वहाँ पे जो न्यूज़ ये सामने आया था कि जो इलीगल कोल माइनिंग का एक्टिविटी है, स्पेशली रेड होल माइनिंग के अंदर में कुछ माइनर्स हैं वो ट्रैप हो गए, वहाँ पे वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, जिसके अंदर आप देखिए कि एक जो पर्सन है उनको रेस्क्यू भी किया गया है हमारी जो रेस्क्यू जो टीम्स हैं उनके द्वारा। वाटर लेवल जो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, अब वो लिटिल बिट जो वाटर लेवल है वो रिसीड हुआ है, और आप देखिए कि जल्दी उन पर्सनस को जो रेस्क्यू है वो किया जाएगा। आपको यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में रेड होल माइनिंग के रिगार्डिंग में पता होना चाहिए कि रेड होल माइनिंग के थ्रू बैन है वो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एनजीटी के द्वारा भी इनको बैन है वो किया गया है। एनजीटी आप देखिए कि कंटिन्यूस इन्वायरमेंटल जो इन कंसर्न्स हैं उनको रेज करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट जो केसेज हैं जजमेंट्स हैं उसके अंदर में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसको 2010 के समय सेटअप किया गया था, और उसका बेसिक मैंडेट यही था इन्वायरमेंटल जो केसेज हैं उनको डील किया जाए, इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस है उसको सस्टेन वे के अंदर आप देखिए कि मेंटेन है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नर के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि केरल के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिगार्डिंग में। अभी इसके पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपने रीड किया होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिसेंटली जो गाइडलाइंस हैं उनको इशू किया गया था कि जो चांसलर्स जो वाइस चांसलर अपॉइंट किए जाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, तो उसका जो गाइडलाइन है वो जो यूजीसी के द्वारा कैरी किया गया था। केरल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपना जो रेगुलेशन है उसको सेटअप किया गया है इस तरीके से यूजीसी का जो गाइडलाइंस हैं जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। एंड स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो अपॉइंटमेंट है उसको समय समय पे कोर्ट के द्वारा यूजीसी के द्वारा आप देखिए कि इंश्योर किया गया है कि जो चांसलर हैं वो गवर्नर हुआ करते हैं, तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर अगर वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो गवर्नर का जो कंसल्टेशन है उसको इम्पोर्टेंट एक रोल है वो बताया गया है स्टेट्स के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक नया बिल है उसको लाया जाएगा, इलीगल जो एमिग्रेशन है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट का जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वहाँ पे जो ड्रग के जो केसेज हैं उनको आप देखिए कि रूरल एरियाज़ के अंदर ड्रग के केसेज हैं उसको रोका जा सके। ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो बेसिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि आप देखिए कि हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर एवरी पर्सन को यहाँ पे राइट है कि वो रिजाइड कर सकता है किसी भी पार्ट के अंदर में, कंट्री के किसी भी एरिया के अंदर उनका जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स जो रिजाइड है, रिजाइड के अलावा आप देखिए कि अपना जो रेजिडेंस है उसको कैरी आउट कर सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो अपना मूवमेंट है उसको कैरी आउट कर सकता है। बट उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, तो एक्सेप्शन आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। राइट टू रिजाइड एंड राइट टू मूवमेंट के रिगार्डिंग में ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में यूएस के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा एक प्रोग्रेसिव जो रिमार्क है उसको इशू किया गया कि जल्दी जो सीज फायर है उसको आप देखिए कि इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा, और जो होस्टेज के रिगार्डिंग में जो डील है उसको इंश्योर किया जाएगा इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स इजराइल और हमास का जो ये टॉपिक है हमारे यूपीएससी के रिगार्डिंग में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको लोकेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जीएस सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि जो इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट है वो कैसे इंडिया का जो डिप्लोमेसी है, इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वेस्ट एशिया के अंदर में, उनको आप देखिए कि किस तरीके से इंडिया कैरी आउट करे, कौन से ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ में अपना जो रिलेशन है उसको इंश्योर करे। इंडिया हमेशा से आप देखिए कि जो कभी भी वायलेंस का सपोर्टर नहीं है, इंडिया ऑलवेज आप देखिए कि नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी उनके द्वारा कैरी आउट किया गया है फॉरेन पॉलिसी के अंडर में। नेक्स्ट आप देखिए कि कंटिन्यूस डायलॉग एंड डिस्कशन है उसी को इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया। पैलेस्टाइन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप देखिए कि इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1982 के समय में।
तो जोई बाइडेन के द्वारा अपने जो लास्ट ऑफिशियल डेज हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि जल्दी यहाँ पे एक पॉजिटिव जो आउटकम है उसको कैरी आउट किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स इसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उनके बारे में भी डिस्कशन है। जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि आप देखिए कि इजिप्ट है, कतर है, उनके द्वारा भी अपना एक स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि इजराइल, अभी आप देखिए कि इजराइल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी रूल के अंदर में है तो वहाँ पे गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकता है अगर यहाँ पे नेगोशिएशन डील है वो इंश्योर होता है। तो काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन है। स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं आपको जो पता होने चाहिए। आप देखिए कि जब से इजराइल के द्वारा जो काउंटर अटैक किया गया है हमास का जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे, तो 46,000 के आसपास आपको जो पैलेस्टीनियन पर्सनस हैं उनका आप देखिए कि डेथ हुआ है इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में। गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकता है उसके रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। बट आप देखिए कि इजराइल के यहाँ पे 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमास को परमानेंटली यहाँ पे डैमेज किया जाए, हमास को जो परमानेंटली यहाँ पे डैमेज किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो होस्टेज इनके द्वारा कैरी आउट किए गए हैं इजराइल के जो सिविलियन पर्सन हैं उन होस्टेज जो पर्सन हैं उनको रिलीज करवाया जाए। फर्स्ट स्टूडेंट्स हमास को परमानेंटली वे के अंदर यहाँ पे डैमेज किया जाए या उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। सेकंड आप देखिए कि होस्टेज को यहाँ पे रिलीज करवाया जाए। और थर्ड स्टूडेंट जो जूइश स्टेट है जो इजराइल है उसका आप देखिए कि फ्यूचर का जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर किया जाए, लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने का भी यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कम्प्लीटली। अभी आप देखिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इजराइल को काफ़ी सारे जो आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएस के द्वारा इसको बैक किया जाता है बट इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर इनके पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में जो वारंट है उसको इश्यू किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी आप देखिए कि इनका जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उनके द्वारा भी इनकी जो कैजुअलिटी होमोसाइड है या आप देखिए कि जो एट्रोसिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट में वॉइस है वो रेज हुआ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के वहाँ पे भी। तो समय के साथ में आप देखिए कि जो डिस्कशन है उसी के थ्रू कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कम्प्लीटली वे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, 12 जनवरी का जो डे है जिसको कि हम इंडियन जो नेशनल यूथ डे है उसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए कि जो 12 जनवरी का जो डे है, कल का जो दिन है, उसको हम यूथ डे के रूप से सेलिब्रेट करेंगे। हमारे जो स्वामी विवेकानंद सर हैं उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको आप देखिए कि हम यूथ डे के रूप से सेलिब्रेट किया करते हैं क्योंकि उनके द्वारा काफ़ी कुछ हमारी जो यूथ है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। कंटिन्यूस उनके द्वारा कहा गया था कि अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट कीजिए और भी काफ़ी कुछ एरियाज उनके द्वारा मेंशन। स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है उसको इनिशिएट है वो किया गया था जिससे कि यूथ को मेन स्टेज के अंदर रखते हुए जो इंगेजमेंट प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सके। और आप देखिए कि यूथ का जो कलेक्टिव एनर्जी है, फर्स्ट आपको डायलॉग के बारे में पता होना चाहिए कि जो डेवलप्ड इंडिया है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है, विकसित भारत यंग लीडर्स जो डायलॉग है उसको इनिशिएट किया गया जिससे कि यूथ का जो एनर्जी है, जो कलेक्टिव एनर्जी है, जो क्रिएटिविटी है, वो लीडरशिप का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस है वो किया जाए। हमारे यूनियन जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं के द्वारा ये जो एडिटोरियल है उसको लिखा गया है। आप देखिए कि यूथ का जो टॉपिक है उसको आप कहाँ पे यूटिलाइज करोगे। एक तो जीएस पेपर 1 के अंदर में हमारा जो सोशल जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पेपर आपसे जीएस 3rd के अंदर भी पूछा जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और उसके रिगार्डिंग में कि किस तरीके से यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का ज़रूरत है जिससे कि आप देखिए कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसको हम बेटर वे के अंदर यूटिलाइज करें। वो आप देखिए कि डेमोग्राफिक जो बर्डन है वो ना क्रिएट हो हमारे आने वाले फ्यूचर के अंदर में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनिस्टर मैम के द्वारा जो लिखा गया है वो यूथ का जो पोटेंशियल है, जो क्रिएटिविटी है, एनर्जी है, उसके हार्नेस के बारे में है। यूथ को आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस इंडियन जो ग्रोथ है उसके अंदर सेंट्रल पार्ट के रूप से रखा गया कि जो डेवलप्ड इंडिया का विजन हमें अचीव करना है यूथ को ही आप देखिए कि मेन सेंटर के अंदर रखते हुए उन एरियाज को जो कैरी है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मल्टी स्टेट लेवल के ऊपर ये जो
यंग लीडर्स जो डायलॉग प्रोसेस है उसके अंदर मल्टी स्टेज का आप देखिए कि जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशंस हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा। पीएम सर्किस द्वारा जो यूथ हैं वो यहाँ पे आप देखिए कि उनके द्वारा इंटरेक्शन है उसको कैरी किया जाएगा। और माई भारत जो मेरा युवा भारत है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि मेरा युवा जो भारत इनिशिएटिव है उसके थ्रू यूथ को आप देखिए कि किस तरीके से डायलॉग्स हैं, इस तरीके से जो क्रिएटिविटी है, जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। स्वामी विवेकानंद सर का जो एक कोट है वो इनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा किस तरीके से कहा गया था कि 100 जो बिलीविंग इंडियंस हैं, जो इंडिया का पोटेंशियल है, इंडिया का जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर बिलीव करें तो उन 100 पर्सनस के द्वारा भी जो कंप्लीट कंट्री है उसको चेंज किया जा सकता है। अगर वो कम्प्लीटली जो विकसित इंडिया का जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो यहाँ पे बिलीव करें, हमारे कंट्री का जो आप देखिए कि पोटेंशियल है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर बिलीव है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लोकल गवर्नमेंट के जो आप देखिए कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। यहाँ पे मेंशन किया गया है तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु के वहाँ पे आप देखिए कि लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होते, बट स्टूडेंट्स जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है रूरल अर्बन के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको आप देखिए रीएडजस्ट वो किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया है रूरल एरिया के अंडर में कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर में उनके द्वारा जो फंक्शन है वो किया जाएगा। काफ़ी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, काफ़ी कुछ ऐसे अर्बन एरियाज हैं जो आप देखिए कि वहाँ पे भी आपको जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसके अंदर आपको डिले है वो देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कॉमन ये प्रोसेस है कि उनके फंक्शंस के अंदर भी आप देखिए कि लिमिटेशन हुआ करता है। इलेक्शन प्रोसेस को भी टाइमली वे के अंदर कंडक्ट नहीं किया जाता। सुरेश महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस है जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि डिलिमिटेशन एक लेजिटिमेट ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे समय समय पे जो इलेक्शंस है उसको डिले किया जाए किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा टाइमली मैनर के अंदर में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसको इंश्योर करना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है ओवर द ईयर्स ये इंक्रीज हुआ है। वर्ल्ड के अंदर भी जो मिलिट्री पर्पज है उसके रिगार्डिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में अगर हम इंडिया का जो डिफेंस बजट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 75 बिलियन जो इंडिया का डिफेंस बजट है लास्ट ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा। $75 बिलियन है वो डिफेंस बजट था इंडिया का। अब ये डिफेंस बजट है वो इंक्रीज हो सकता है, तो आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मिलिट्री एरियाज़ के अंदर यूज किया जाए। जैसे कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा आप देखिए कि इंद्रजाल नाम का एक ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है उसको डेवलप किया गया। इंद्रजाल नाम का ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काउंसिल है उसको भी सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 3 बिलियन का जो डाटा सेंटर है उसको सेटअप किया गया है तेलंगाना के वहाँ पे। इसके एथिकल जो कंसर्न्स है उसको भी ये रेज करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिलिट्री के अंदर में जो यूज किया जाएगा एथिकल कंसर्न्स को ये रेज करता है। बट इंडिया के द्वारा समहाउ काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूटिलाइज करते हुए जो नए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस के अंदर में बेटर वे के अंदर यूटिलाइज है वो किया जाए, जिससे कि इंडिया का जो टारगेट है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर का जो मॉडर्नाइजेशन है, डिफेंस सेक्टर का जो अपग्रेडेशन है उसको हम यहाँ पे अचीव है वो कर सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें केरल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि SNDP मूवमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो नारायण गुरु हैं SNDP मूवमेंट के जो मेन पर्सन हैं, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा 1902 के समय में वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का जो फिलोसफी है उसको प्रमोट किया गया। उन्हीं का आप देखिए कि जो मठ है वहाँ पे एंट्री के रिगार्डिंग में जो सर्टलेस आपको जो एंट्री प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा, उसको एंड करने के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था। अदर जो मठ हैं उनके द्वारा इसके अगेंस्ट में वॉइस है उसको रेज किया गया जो उनका प्रैक्टिस है एंट्री प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो कम्प्लीटली उसी के बारे में मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको SNDP मूवमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। श्री नारायण गुरु के द्वारा 1902 के समय में
वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसफी है, उसको प्रमोट किया। ये आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल के ही पर्सपेक्टिव से है, वायनाड के वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट हुआ था। लैंडस्लाइड के अंदर में आप देखेंगे जो फॉरेस्ट, जो हमारा जो एयर फोर्स है, उसको यूज किया गया था रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट का जो डिजास्टर रिलीफ का जो फंड है, उसको यूटिलाइज किया जाए स्टेट के द्वारा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो पेमेंट है उसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स इसी जो यहाँ पे लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि मुल्ला पेरियार जो डैम है केरल के वहाँ पे, जो कि तमिलनाडु के इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है, उसके भी वाटर लेवल के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस को रेज किया गया था कि जो मुलियार और पेरियार रिवर का जो कन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जो मुल्ला पेरियार डैम है वो सिचुएटेड है, उसका वाटर लेवल अगर इंक्रीज हुआ है, क्या वो वहाँ पे एक मेन रीजन है यहाँ पे लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव से। तो वायनाड का जो लैंडस्लाइड का केस है, उसका जो पेमेंट है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, उसके डिस्कशन के अंदर में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि सेंटर के द्वारा अलाउ किया गया स्टेट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। आप देखिए कि 60 ईयर्स का जो इंडिया और सिंगापुर का जो रिलेशन है उसको हुआ है। तो स्टूडेंट्स उड़ीसा के वहाँ पे भी वो विजिट करेंगे। आसियान का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है सिंगापुर। तो स्टूडेंट्स जब पासपोर्ट इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं, जो पासपोर्ट का वैल्यू हुआ करता है किसी भी कंट्री के वहाँ पे, तो आप देखिए कि कंटिन्यूस जो पासपोर्ट यहाँ पे इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में सिंगापुर के द्वारा कंटिन्यूस टॉप है वो किया गया है। तो अभी हमारे जो रिलेशंस है उनके 60 ईयर कंप्लीट होने के समय वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के लिए विजिट करेंगे। इंडियन पीएम है वो नेक्स्ट मंथ आप देखिए कि फ्रांस के लिए जाएंगे, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के पर्सपेक्टिव से है। इंडिया के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया के पास में राइट है कि कंटिन्यूस वो जो प्रोजेक्ट है जो चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्रा रिवर या यारलुंग सांगपो के नाम से जिसको जाना करते हैं तिब्बत के रीजन के वहाँ पे, तो आप देखिए कि जिसके ऊपर डैम का जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि उसको अपोज है वो किया जा सकता है। इंडिया को ये राइट है कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो इंडिया के अंदर भी फ्लो करता है। टेक्टोनिक की एक्टिव रीजन है जहाँ पे ये जो टर्न लेती है रिवर। तो आप देखिए कि इंडियन प्लेट एक्टिव प्लेट है, कंटिन्यूस वो पुश कर रहा है। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडिया की काफ़ी सारी कंसर्न्स है। वाटर फ्लो को भी आप देखिए कि यहाँ पे जो चेंज है वो हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा डिस्कस किया गया। इनलैंड वाटरवेज का आप देखिए कि जो काउंसिल है उसकी मीटिंग के दौरान में उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया है। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो एरिया है, जो इसके आप देखिए कि कोर्स के जो 4 कंट्रीज हैं कौन कौन से, चाइना है, तिब्बत का जो रीजन है वहाँ पे, फिर आप देखिए कि भूटान भी इसका पार्ट है, इंडिया है, और आपको बांग्लादेश है वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कोर्स का जो एरिया है उसके अंदर में अपना जो कनेक्टिविटी है वो इन 4 कंट्रीज का आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डॉकिंग मिशन के बारे में है स्पेस के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि डॉकिंग मिशन का कुछ डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया जो रिसेंटली इसरो के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया डॉकिंग प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि 2024 का जो ईयर था उसके अंदर कंटिन्यूस जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो लिमिट है उसको भी यहाँ पे ब्रीच किया गया है। कोपरनिकस जो क्लाइमेट सेंटर है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा का जो वार्मिंग का जो लिमिट था उसको भी आप देखिए कि जो ब्रीच है वो किया गया 2024 के इस ईयर के द्वारा। तो बेसिकली काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर जो कंसर्न्स को ये रेज करेगा। अनप्रेसिडेंट जो वेदर इवेंट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट टाइम के समय में, जिसमें नंबर ऑफ साइक्लोन्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ हीट वेव्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, नंबर आप देखिए कि जो यहाँ पे अनसीजनल जो बारिश है वो भी आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे समर के जो डेज हैं वो भी आप देखिए कि नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं। कंटिन्यूस आपको जो वार्मिंग है वो देखने के लिए मिला था 2024 के समय में। तो उसके रिगार्डिंग में कंसर्न है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होगा अगर यहाँ पे अनप्रेसिडेंट जो वेदर इवेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं तो उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जेंडर जो आप देखिए कि जेंडर का जो सर्जरी है उसके रिगार्डिंग में है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग किया करते हैं, उसके बाद में आप देखिए कि उनके द्वारा
अपना जो जेंडर है सर्जरी के थ्रू चेंज किया जाता है। और सर्जरी के थ्रू जेंडर चेंज होने के बाद में आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप गाइडलाइंस उनको इशू किया गया है कि उन पर्सनस को जो अपना अर्लियर पासपोर्ट है, जो उनका ट्रांसजेंडर का जो पासपोर्ट है, उसको आप देखिए कि सबमिट करना होगा अथॉरिटीज़ को, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से उनके द्वारा मिसयूज किया जाए डॉक्यूमेंट्स को। तो स्टूडेंट जो ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनका आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग में जो लोकल अथॉरिटी हैं, लोकल अथॉरिटीज़ को ये पावर है कि उन्हीं के द्वारा जो सर्टिफिकेशन है उसको इशू किया जाता है, ट्रांसजेंडर पर्सनस का जो आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इजराइल का, आप देखिए कि जो कंटिन्यूस काउंटर अटैक है जिसके अंदर कुछ पर्सनस का वहाँ पे डेथ हुआ था, तो इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा क्यों उनको मारा गया उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के अंदर स्टैम्पीड का जो सिचुएशन देखने के लिए मिला, जो तिरुपति के वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी देखने के लिए मिला था। तो बेसिकली आप देखिए कि क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग का ये कंसर्न है। सीरिया आप देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है जब से वहाँ पे एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, हयात तहरीर अल शम के द्वारा जो पावर को टेक ओवर किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें वेनेजुएला के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा फिर से जो पावर है उसको कैप्चर किया गया। वेनेजुएला के वहाँ पे आप देखिए कि पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जो ग्लेशियर्स हैं वेनेजुएला की, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी आप देखिए कि डिसअपियर हुए हैं, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स वहाँ पे डिसअपियर हुए हैं पिछले कुछ समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के, वहाँ पे जो लॉस एंजलस के अंदर वाइल्ड फायर है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। इंडिया, और आप देखिए कि इंडिया का कंटिन्यूस तालिबान के वहाँ पे तालिबान का जो पावर है अफगानिस्तान के अंदर में, उनके साथ में कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से इंडियन जो सेक्रेटरीज हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा डिस्कशन किया गया था रिसेंटली। तो उसी के पर्सपेक्टिव से तालिबान के द्वारा इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको आप देखिए कि ग्रेटफुल है, जो एंडोर्स है वो किया गया है उनके द्वारा। चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कि चाहबार पोर्ट है उसको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे वो चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।